हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का एजुकेशन 05 जो कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पेपर है, उसकी सिंहावलोकन सीरीज़ का आरंभ कल 31 जुलाई से हो गया था। उसी को सतत यानी कि कंटिन्यू 30 दिन तक चलाने का एक मेरा प्रयास है और इसमें जिसके थ्रू आपको सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के साथ ही साथ आपको थोड़ी सी जानकारी भी मिलती जाए, क्योंकि इसमें जो आपके टॉपिक हैं, अगर एक एक टॉपिक को ब्रीफली समझाया जाएगा तो लगभग कम से कम 60 से 70 दिन का समय लग सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के हिसाब से आपको समझाई जा सकती हैं। मैं प्रयास करूँगी कि पहले ये सीरीज़ पूरी कराने के बाद में आपको उसके बाद जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कि जिन शब्दों का पहली बात मेन जो पूरा आपका परीक्षा होती है वो बेस्ड होती है कि आप प्रश्न को समझ पाएँ। इट मीन्स जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों का मतलब अगर आपने समझ लिया तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि ये एजुकेशन है, मोस्टली बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है, तो इसलिए मेरा प्रयास यही है कि आप जो है ये शब्दों को पकड़ना सीखें, किस तरह से शब्द क्या कह रहा है। अगर आप शब्दों को सीख गए तो आप आसानी से अपने प्रश्न को जो है हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। आपको पता है सोसाइटी क्या काम करती हैं, संस्थाएं क्या काम करती हैं। सोसाइटी या संस्थाएं जो होती हैं वो हमारी समाज सेवा से संबंधित कार्य करती हैं। किस चीज़ की समाज में नीड है, जिस भी एरिया को वो देख रहे हैं, उनकी सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, उनमें सेवा भाव करने की क्षमता करते हैं, मतलब जो भी वो कर सकते हैं, फाइनेंशियल है ना। तो इस तरह से वो लोग इस सोसाइटी इस तरीके के काम करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है? सेवा करना इनका काम है, स्वास्थ्य में वृद्धि कराना, पोषण मातृत्व का विकास करना, ये सारे काम सोसाइटी करती है, लेकिन परीक्षा की तैयारी सोसाइटी नहीं कराती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? परीक्षा की तैयारी कराना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? ब्लूप्रिंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपको नहीं पता होगा ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो शिक्षण की आधारशिला होता है, विद्यालय की आधारशिला होता है, प्रश्न पत्र की आधारशिला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो प्रश्न पत्र की आधारशिला होता है। ब्लूप्रिंट से मतलब जैसे कि आप कई सारे अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मेट है, जैसे कि कितने लघुत्तरी, कितने बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, फिर कितने लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, कितने अतिलघुत्तरी प्रश्न आएंगे, और इसमें जो क्या है दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं आते हैं। तो जो ये फॉर्मेट है एक तरीके से उसको क्या कहते हैं? प्रारूप है, उसको क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला को हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। ठीक है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? प्रश्न पत्र की आधारशिला, मतलब कि किस तरह का आप प्रश्न बनाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, कितने टाइम पीरियड में होंगे, ये सारी चीज़ें बनाना क्या कहलाता है? ब्लूप्रिंट। ठीक है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? प्रश्न पत्र की आधारशिला। नेक्स्ट है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई। किसके द्वारा ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई? 2023 में आया हुआ है, 2022 में, 2018 में, 2017, 2014। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित की गई? ये आपको फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक अलग से लेक्चर ले लेंगे। इसके साथ ही 1956 में। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, सही से देखिएगा, नहीं है। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। आप किसी चीज़ का टेस्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का आप मान लिया टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता
होनी चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिवनेस होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता यानी कि, और रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। लेकिन जो आप परीक्षण कर रहे हैं उसकी विशेषता रिजिड नहीं होनी चाहिए, यानी कि कठोर नहीं होनी चाहिए। तो 3 तरीके की उसकी विशेषताएं हो गई। उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हो गई? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो आपका आंसर क्या हो गया? कठोरता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का, मुदालियर आयोग का, किसका है ये? यह है एनसीईआरटी का। जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, आप कैसे करेंगे? कंटिन्यू करेंगे उसको, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है कि आप बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे और कैसे करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल एम जो है उनके कौन कौन से अंग हैं? इसमें आप ऑप्शन से देखिए, बालक नहीं होगा तो एजुकेशन कैसे देंगे? विषय वस्तु नहीं होगी तो सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो आप क्या पढ़ाएंगे उसको? और समाज भी इसका अंग है, तो इसके कौन से अंग हैं? ये सभी अंग हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज और विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। क्या कहता है प्रश्न नंबर 31? मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? 2 बार आया हुआ प्रश्न है, 2022 और 2018 में। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये है स्टीवेंस का, एस स्टीवेंस का। ठीक है, एस स्टीवेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग। ज्ञान नॉलेज, बोध अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग एप्लीकेशन, तीनों का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ये किस पक्ष से है? तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो। ज्ञान कहाँ है आपका? कहाँ पे है? दिमाग में। दिमाग कौन क्या है? संज्ञान। संज्ञान को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव पार्ट हमारा कौन सा होता है? संज्ञानात्मक पक्ष। तो हमें ज्ञान होगा, हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हम किसी चीज़ में एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करेंगे। कोई भी आपने चीज़ सीखी है, नया फ़ोन ही लिया है तो आप उसको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं ना चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे आप? मस्तिष्क से करेंगे ना, या फिर भावनात्मक पक्ष से? नहीं। नैतिक पक्ष से? नहीं। मोरल? नहीं। कौशल हमारा स्किल? नहीं। तो ये हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन यानी कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये संज्ञानात्मक पक्ष से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया को संभवतः कितने भागों में बांटा जाता है? मूल्यांकन प्रक्रिया को संभवतः कितने भागों में, सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो मूल्यांकन प्रोसेस को मैंने बताया था 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आपको चारों पार्ट याद होने चाहिए, कौन कौन से मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना है, क्या है? मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या फिर उपलब्धि है? 50 अंक प्राप्त करना, ये क्या है इसका? इस बच्चे का मापन, ना कि मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य क्या है? 2022 में आया वो प्रश्न है। शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, इसका क्या मतलब है? शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है
अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका होगा शैक्षिक नवाचार किस में होगा? शिक्षण विधि में। अधिगम प्रक्रिया में नवाचार नहीं, जो आपकी शिक्षण विधि है उसमें आप क्या नया बना रहे हैं, क्या नया क्रिएट कर रहे हैं। मूल्यांकन अनुरूप है, क्या होगा? मूल्यांकन अनुरूप होगा किसके? उद्देश्यों के, प्रविधि यानी कि टेक्निक्स के, विधि यानी कि मेथड के, और सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स के। एम, टेक्निक, मेथड या फिर प्रिंसिपल, किसके लिए अनुरूप होगा मूल्यांकन? मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य है? विधि, ठीक है। तो ये होगा विधि यानी कि मेथड के अनुरूप होगा। निम्न में से क्या रॉस का कथन है? प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? निम्न में से क्या रॉस का कथन है? कौन सा रॉस का कथन है? बचाव निदान का निम्नतम स्तर है। रॉस क्या कहते हैं? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्य स्तर है, या फिर स्तर नहीं है। तो जो बचाव होता है वो उच्चतम स्तर होता है किसका? निदान का। डायग्नोस, कल मैंने बताया था आपको एक शब्द डायग्नोस करना, तो डायग्नोस किसका? हाई लेवल होता है, ये उच्चतम स्तर होता है। किसी चीज़ को अगर कोई भी अगर कैंडिडेट है वो बीमार है तो आप क्या करोगे? उसको पहले डॉक्टर क्या करते हैं? उसके सारे टेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। तो सबसे हाई लेवल है, हाई स्तर है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। और आप बच्चे में जाएंगे एजुकेशनल में, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को पता करेंगे इसको कहाँ पढ़ने में कमी आ रही है, बोलने में कमी आ रही है, लिखने में कमी आ रही है, तो क्या करेंगे आप? डायग्नोस। तो जब डायग्नोस कौन सा लेवल होता है? वो उच्चतम स्तर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। क्या होता है? क्रियात्मक शोध शिक्षण सुधार हेतु होता है, शिक्षण में परिवर्तन हेतु होता है, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या हेतु होता है, या फिर इनमें से सभी। तो क्रियात्मक शोध जो होता है वो क्या होता है? शिक्षण में सुधार भी होगा, शिक्षण में परिवर्तन भी होगा, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या संबंधी समाधान भी होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? व्यवस्थापन किस पक्ष का उद्देश्य है? व्यवस्थापन किस पक्ष का उद्देश्य है? किसी चीज़ की व्यवस्था करना किसका पक्ष का? इसमें हमारे ज्ञान से कोई भी ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मनोगत्यात्मक का मतलब होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है, और भावात्मक पक्ष। तो जो व्यवस्थापन होता है वो किस पक्ष का उद्देश्य होता है? ये भावात्मक पक्ष का। आपकी इमोशंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके लिए? व्यवस्थापन पक्ष के लिए। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप व्यवस्थापन क्या होता है, व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है, जो भी बच्चे मेरी क्लास सुन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, या फिर सभी। तो इनमें से कौन सा होगा? ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन क्या कहलाता है? लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन क्या कहलाता है? गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन, मूल्यांकन, या फिर परीक्षण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका गुणात्मक मापन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 42, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है। यह कथन किसका है? ये कथन है, ये याद करने वाला प्रश्न है स्टीवेंसन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 43, कौन से क्षेत्र के उद्देश्य के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है? तो कौन से शारीरिक संबंधित कौशल? ये होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट यानी कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र के द्वारा बच्चे के शारीरिक जो शरीर संबंधी स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं।
प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है, स्टीफन्स एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है। ये आपको याद करना पड़ेगा प्रश्न। ये क्रियात्मक शोध में, जो क्रियात्मक शोध है उसमें स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र के किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है। क्रियात्मक शोध के लिए इन्होंने जो है प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्व शिक्षा के क्रियान्वयन, सर्व शिक्षा के क्रियान्वयन करने में सहायक है। क्या सहायक है? सर्व शिक्षा के क्रियान्वयन करने के लिए क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। ये क्या है? परीक्षण है, मात्रात्मक मापन है, गुणात्मक मापन है या फिर मूल्यांकन है। तो 80 अंक प्राप्त करना ये क्या है? मात्रात्मक। ये एक मात्रा बता रहा है, ठीक है, ये एक क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट है आपका, परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा होता है, ये क्या कहलाता है? इस तरह का प्रश्न क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। मतलब आप एक दुकान से सामान लाते हैं, उसने आपको अच्छा सामान दिया तो आप क्या करते हो? भरोसेमंद हो गया वो आपके लिए, तो आप क्या करते हो? बार बार उसी के यहाँ से लाते हो। तो ये है विश्वसनीयता, मतलब रिलायबिलिटी। आपने एक टेस्ट करा, कोई भी टेस्ट करा, एक व्यक्ति पर बार बार प्रयोग कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया? आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो। आप अपनी जो आपकी छुपी हुई बातें आप किसी दोस्त के साथ शेयर कर रहे हो और वो किसी तक नहीं बता रहा, धीरे धीरे आपने पहली बात बताई, दूसरी बात बताई, तीसरी, फिर और भी क्लोज बात बताई, तो आपको क्या हो गया? उसके ऊपर विश्वास हो गया। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है। किसी भी तरह का शोध करना है, उसमें संपूर्ण जनसंख्या क्या छोटा भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्याय दर्श। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी विभक्त करना इसके अंतर्गत आता है। गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लोगों को स्थान के आधार पर डिवाइड करना कौन सा रूल कहलाता है? ये नामित। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनके मुझे टॉपिक फुल लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये कौन सा स्तर कहलाता है? नामित स्तर। ठीक है, नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट है, शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? 3, 5, 6 और 8। इनमें से शैक्षिक शोध के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप बताएं कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये क्लास स्लो लग रही है तो आप भी बताइए, या फिर आपको 2 या 3 क्लासेस चाहिए हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।